अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड है थर्मो। थर्मो बोलते हैं हम लोग हीट को। डायनेमिक्स बोलते हैं ऐसे मोशन को जिसमें टाइम के साथ साथ हमारे पास क्या आ रही हो, चेंजिंग आ रही हो। ठीक है, डायनेमिक्स ऐसे हम लोग बोलते हैं ऐसे मोशन को जिसके अंदर हम अफेक्ट और कॉजेज़ दोनों को स्टडी करें। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स मेरे पास भी एक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम हीट, वर्क, एनर्जी इन तीनों का आपस में क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। हम देखते हैं बॉडी के अंदर हीट या एनर्जी के अंदर कैसे कैसे चेंजिंग आ रहा है। तो जैसे हमारे पास न्यूटन के लॉज हैं, वैसे ही हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ लॉज हैं। ठीक है, कितने लॉ हैं? 4 लॉ हैं, जिनको हमने एक एक करके हम स्टडी करेंगे। आज जो हम सबसे पहला लॉ स्टडी करने जा रहे हैं वो है ज़ीरोथ लॉ। अब आप ज़ीरोथ लॉ नाम के लिहाज से हमें लगता है कि ये लॉ सबसे पहले बना होगा, लेकिन नहीं। सबसे लास्ट में जो लॉ बना था वो था हमारे पास ज़ीरोथ लॉ, जो कि हमें दिया था रैल्फ एच फॉउलर ने। ठीक है, इसकी हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। रैल्फ एच फॉउलर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने हमें ये ज़ीरोथ लॉ दिया। अब डिस्कवर ये सबसे एंड पे हुआ। अब इसके नाम को लेके कन्फ्लिक्ट आया कि इसको फोर्थ लॉ नाम दिया जाए या इसको ज़ीरोथ लॉ नाम दिया जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो था हमारे पास टेम्परेचर का। इससे पहले जो हमारे पास 3 लॉ है उसमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन टेम्परेचर का एज सच नाम यूज़ नहीं हो रहा था। तो जब ये वाला लॉ आया तो एक कन्फ्लिक्ट आया कि अगर हम इसे फोर्थ लॉ नाम देंगे तो लोग पहले पहले 3 लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद जाके इस लॉ को पढ़ेंगे, जबकि इस लॉ को सबसे पहले पढ़ना सबसे ज़रूरी था। तीनों लॉ से पहले ये वाला लॉ पढ़ना क्या था, सबसे ज़रूरी। इस वजह से अब फर्स्ट लॉ नाम तो दे दिया था, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, ज़ीरोथ लॉ, ताकि पहले लोग इसको पढ़ें, उसके बाद वो किसको पढ़ें, बाकी जो 3 लॉ हैं उनको पढ़ें। अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास, हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 बॉडीज़ हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि बी जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए के साथ, ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। तो जाहिर सी बात है बी और सी भी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का भी मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स से बताया। थर्मल किसे बोलते हैं, हीट को। और इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं जब बॉडी के अंदर सारी फोर्सेस ऐसे एक्ट करें कि बॉडी किस में रहे, रेस्ट में रहे। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर जो दीवार के साथ हैंग करी है वो किस में, इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? लेट्स सपोज मैंने 2 कप लिए वाटर के। ठीक है, एक का टेम्परेचर मैंने रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का मैंने कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैंने दोनों को ना पास रख दिया। थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया होगा और इसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा, राइज हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हीट निकली और इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई। इसने हीट को एग्ज़िट किया, इसने हीट को गेन किया, और एक टाइम आएगा दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया मेरे पास, 37.5 हो गया लेट्स सपोज। अब मुझे बताएं क्या अब और हीट ट्रांसफ़र हो सकता है? नो, ना तो ये अब हीट को लूज़ करेगा, ना ही अब ये वाला जो है, ना तो ये वाला अब हीट को लूज़ करेगा, ना ही ये वाला ग्लास जो है वो हीट को गेन करेगा। तो अब रेस्ट में आगे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो ऐसे सिचुएशन में कहूँगा कि हमारे ये जो 2 कप्स हैं ये किस में आ गए मेरे पास, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। Two bodies are in thermal equilibrium with the third one, then they are in thermal equilibrium with each other. इसको समझें।
इफ़ टू बॉडीज़, ये दो बॉडीज़ हैं, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन, ये थर्ड बॉडी है, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी। इफ़ टू बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कैसे? मैं कहता हूँ ए इक्वल है बी के और ए इक्वल है सी के, तो जाहिर सी बात है बी भी किसके इक्वल होगा? सी के। ये दो बॉडीज़ आ गई। इफ़ टू बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन, ये थर्ड वन है। इफ़ टू बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो आपस में भी ये दोनों क्या होंगी? आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे पास एक ग्लास है, ये मेरे पास एक ग्लास है, ये एक पड़े हुए हैं रूम के अंदर, ये इर्द गिर्द ये सारा मेरे पास क्या है? रूम है। मैंने कहा इसका टेम्परेचर है 50, इसका टेम्परेचर है 30, ठीक हो गया। रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं रूम टेम्परेचर का, रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर है 25। पहले इन दोनों ने अपनी हीट को एक्सचेंज किया, ठीक हो गया, दोनों का टेम्परेचर आ गया 40, ठीक है। क्या अब ये तो थी मेरे पास दो बॉडीज़, ये एक बॉडी वन है, एक बॉडी टू है, लेकिन ये थर्ड बॉडी के साथ अभी तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आई, तो मतलब यहाँ पे ज़ीरोथ लॉ नहीं हुआ। अब देखें इसका टेम्परेचर कितना है 40, बाहर का टेम्परेचर कितना है 25, तो क्या होगा? ये अपनी हीट लूज़ करेगा और ये हीट इससे गेन करेगा। इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सेम सेम इधर भी यही होगा, ये अपनी हीट लूज़ करेगा और ये हीट गेन करेगा। तो दोनों एट द सेम टाइम्स थर्ड बॉडी के साथ क्या करेंगे? अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से दोनों क्या होंगे? इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब समझें, व्हेन टू बॉडीज़ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब देखिए दोनों एट द सेम टाइम, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है, दोनों एट द सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ हीट रूम में भेजेंगे ना, तो जितना टेम्परेचर ड्रॉप इतना होगा उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप इसका भी होगा। और एक टाइम आएगा 1, 2 और 3, इन तीनों का टेम्परेचर आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा ज़ीरोथ लॉ ने हमें हेल्प दी ये फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक थर्मोमीटर है, सपोज ये इस पर रीडिंग्स वगैरह दी हुई हैं। जब एट द रेस्ट पोजीशन, इसका मरकरी जो कॉलम होता है वो कुछ नीचे होता है, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे होता है, लेट्स सपोज 25 पे। आपने क्या करना है? आपको है बुखार, लेट्स सपोज आपको 102 डिग्री का बुखार है, ठीक है। आप जैसे ही उस थर्मोमीटर को मुंह में रखोगे तो अभी उसका जो मरकरी कॉलम था वो था लेट्स सपोज 25 पे, सॉरी हम फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं ना, हम इसको भी कर लेते हैं 37 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? आपका जो आपका जो रूम का टेम्परेचर था वो था 25, मरकरी कॉलम आप उसका था, आपकी बॉडी का टेम्परेचर था 37। अब आपने रखा थर्मोमीटर अपने मुंह में, तो अब क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और आपकी बॉडी के इसके साथ क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही मरकरी का कॉलम राइज करेगा। तो ये भी किसकी एग्जांपल आ गई? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं रिवाइज करूँ तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि अगर दो बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो अगर दो बॉडीज़ किसी थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक हो गया।